आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सो लेट्स यू नो एंड स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। आइए हमारे साथ। पहला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 2026-27 को किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। यही अभी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और इन्होंने बजट को पेश किया है। माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जयंती था और इसी अवसर पे निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। इस बार का विषय क्या है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इस बार का विषय है युवा शक्ति संचालित बजट, यानी कि युवा प्रेरित यह बजट है। यह क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। यानी कि विकसित भारत 2047 2047 तक का जो हमारा मोटो है, इसके लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। क्या क्या है, तो द्विविधा के बजाय कार्रवाई पे जोर देना, लोक लुभावन से ऊपर उठ करके काम करना और बयानबाजी के बजाय सुधार पर बल देना। इस बार के बजट जो है वह विकास और प्रगति के जिन स्तंभों पर पहचान की गई है, उसके स्तंभ कौन कौन है, तो उसके कुल 6 स्तंभ है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन, तो पहला है सतत आर्थिक विकास, दूसरा है विकास की नींव को सुदृढ़ करना, तीसरा है जन केंद्रित विकास, चौथा है विश्वास आधारित शासन का संचालन करना, पांचवा है व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता को लाना, और छठा है राजकोषीय मामले से संबंधित बातों को भलीभूत पूरा करना। तो यानी कि इस बार के बजट में विकास और प्रगति के जो 6 स्तंभ है, वह है सतत आर्थिक विकास को बल देना, विकास की नींव को सुदृढ़ करना, जन केंद्रित विकास की भावना को और अधिक प्रबल करना, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने में सुगमता प्रदान करना, और राजकोषीय मामले से संबंधित आदि बातों को सरलता से काम में लाना। तो यह जो है विकास और प्रगति के 6 स्तंभ है, याद रखिएगा। इस बार का जो कुल बजट है वह 53.5 लाख करोड़, याद रखिएगा, यानी कि 53,47,315 करोड़ का इस बार का बजट है। यानी कि हमें इतना पैसा आएगा और इतना पैसा को हमें खर्च भी करना है। यानी कि आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या होता है, तो बजट कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा कुल प्राप्तियां जो है, यह राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां मिला करके 53,47,315 करोड़ रुपया होगा, जिसमें राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बात करें तो 35,33,150 करोड़ रुपया होगा। वहीं पे पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल रिसिप्ट का बात करें तो 18,14,165 करोड़ रुपया होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 53,47,315 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा। वहीं पे अगर हम खर्च होने का बात करें तो जितना आय उतना व्यय, यानी कि 53,47,315 रुपया को हमें 2 भागों में खर्च करना है। एक को बोलेंगे राजस्व खर्च यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो है हमारा 41,25,494 करोड़ रुपया। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च, यह है 12,21,821 करोड़ रुपया। यह डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 53,47,315 करोड़ रुपया। कई सारे घाटा हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो हमारा पिछला बार जो है उसके तुलना में कंपैरिजन करके इस साल का पूछ सकता है। तो यानी कि राजकोषीय घाटा जो है पिछले साल जीडीपी का 4.4% था और इस बार का अनुमान है जीडीपी का 4.3% रहने का। यानी कि पिछले साल की तुलना में हमें राजकोषीय घाटा 0.1% कम करने का बात किया है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% पिछले साल था और इस बार भी हमने अनुमान लगाया है कि जीडीपी का 1.5% रहने का। प्रभावी राजस्व घाटा पिछले साल जीडीपी का 0.6% था और इस बार हमें जीडीपी का 0.3% अनुमान लगाया है। प्राथमिक घाटा का बात करें तो यह जीडीपी का 0.8% पिछले वर्ष था और इस बार से हम
जीडीपी का 0.7% का अनुमान लगाए हैं। तो यहाँ से डाटा पूछेगा, पिछले वाला याद नहीं करना है, ये वाला डाटा याद रखिएगा। जो राजकोषीय घाटा है जीडीपी का वह 4.3%, यानी कि पैसा में कितना होगा तो 16,95,768 करोड़ रुपया, यह जीडीपी का 4.3% के बराबर होगा। वहीं पे राजस्व घाटा का बात करें तो जीडीपी का 1.5% जो है वह रुपया में 5,92,344 करोड़ रुपया होगा। प्रभावी राजस्व घाटा जो कि जीडीपी का 0.3% है, रुपया में यह होगा 99,642 करोड़ रुपया। वहीं पे प्राथमिक घाटा का बात करें तो यह जीडीपी का 0.7% है, जो कि रुपया में होगा 2,91,796 करोड़ रुपया। इनको याद रखना है, ये डाटा बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्रीय बजट 2026-27 का शीर्ष मद कौन सा है। यानी कि ये जो 4 मद है, रुपया एक तरफ कहाँ से आता है, हमें आमदनी कहाँ से होता है, और रुपया को हम कहाँ भेज देते हैं, यानी कहाँ खर्च कर देते हैं। तो जो 4 मद है यानी कि उधार और अन्य देयता, ये सबसे बड़ा हमारे रेवेन्यू जनरेट का कारण बनता है, और यह है 24%। फिर है इनकम टैक्स, यह है कुल जीडीपी का 21%। निगम कर यानी कि कारपोरेट टैक्स, यह है जीडीपी का 18%। और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह है सर्वाधिक जीडीपी का 15%। और भी कई हैं, लेकिन हम 4 मेजर हेड्स का बात कर रहे हैं। हम रुपया खर्चते कहाँ हैं तो करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा जो कि 22% है, और ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि अमाउंट है जो हमें राज्यों को देना होता है। ब्याज अदायगी में हम 20% खर्च करते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में हम 17% खर्च करते हैं, यानी कि इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। रक्षा व्यय के लिए हमें अलग से कोटा निर्धारित करते हैं। रक्षा के लिए कितना 11% हम खर्च करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो भाषण दिया था, बजट भाषण खंड 1 के बारे में अगर बात करें तो पहला है, सरकार का संकल्प है हमारे गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम 3 व्यापक कर्तव्य प्रस्तुत किए हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास विजन को हमें और मजबूत करना है। तो यह जो 3 कर्तव्य है, पहला कर्तव्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना, दूसरा कर्तव्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जब 2014 में आए थे उसी समय उन्होंने स्लोगन दिया था सबका साथ सबका विकास। और इस बार के बजट में जो कर्तव्य है, निर्मला सीतारमन जी के भाषण में 3 कर्तव्य यानी कि आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और सबका साथ सबका विकास विजन, वह यहाँ पे परिलक्षित होता है। पहला कर्तव्य का बात करें तो पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को तेज करना और उस आर्थिक विकास को बनाए रखना। इसके लिए कई सारे रणनीति का निर्माण किया गया है। उसमें पहला है कि 7 रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देना। क्या है तो पहला है बायोफार्मा शक्ति, यानी कि ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार की रणनीति पर जोर देना है, और इस बार के बजट में यह घोषणा किया गया है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए उद्देश्य से अगले 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 10,000 करोड़ रुपया किसके लिए आवंटन किया गया है, तो आप मारिएगा बायोफार्मा शक्ति, यानी कि ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए जो रणनीति बनाया गया है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है इस बार के 2026-27 के केंद्रीय बजट में। बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क के अंतर्गत 3 नए राष्ट्रीय और औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान यानी कि NIPIR स्थापित किए जाएंगे, और देश में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स केंद्रों का एक सुदृढ़ नेटवर्क भी किया जाएगा। और यह किसके अंतर्गत किया जाएगा, बायोफार्मा शक्ति के अंतर्गत किया जाएगा। उपकरणों और सामग्री बनाने,
फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। यह काफी चर्चा में है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसे याद रखना है। अप्रैल 2025 में आरंभ इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला पॉइंट, खनन प्रसंस्करण अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारे की स्थापना के उद्देश्य से खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता देने का बात किया जाएगा। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर में कितने स्टेट आते हैं? तो 4 स्टेट आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसे ध्यान में रखिएगा। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की भी योजना इस बार के बजट 2026-27 में किया गया है। पूंजी समान दक्षता मजबूत करने पे बात किया गया है और इसके लिए डिजिटल सेवा ब्यूरो की बात किया गया है, यानी कि डिजिटल रूप से सक्षम स्वचालित सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थान CPSI द्वारा हाई टेक टूल रूप स्थापित किए जाएंगे और ये स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के कल पुर्जों का बड़े पैमाने पर और कम लागत से डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेगा। अगला है विनिर्माण सुदृढ़ीकरण। इसके अंतर्गत उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत CIE के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण संवर्धन और अवसंरचना उपकरण योजना CII शुरू किए जाएंगे। 5 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपया के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का भी प्रस्ताव किया गया है। वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय फाइबर योजना, तकनीकी एवं क्लस्टर सहायता। यह किसके लिए है? वस्त्र क्षेत्र को एकीकृत प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय फाइबर योजना का बात करें तो रेशम, ऊन, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव विनिर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। अगला है तकनीकी एवं क्लस्टर सहायता के अंतर्गत मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन केंद्र के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक परंपरागत क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना शुभारंभ की जाएगी। चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी प्रस्ताव इस बार के बजट में किया गया है। अगला, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। ग्रामीण विकास का बात किया गया है और इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होने वाला है। वैश्विक पहुंच का बात किया गया है। इससे वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग करने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षण, कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन मिलेगा। है विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना। इसके अंतर्गत अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत प्रतिस्पर्धा और दक्षता में सुधार के लिए 200 लिगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुत्थान की योजना लाने का प्रस्ताव किया गया है। तीसरा है चैंपियंस MSME बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देना, यानी कि MSME को चैंपियन के रूप में विकसित करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के अंतर्गत 10,000 करोड़ के आवंटन के साथ MSME ग्रोथ फंड शुरुआत करने का प्रस्ताव लाया गया है। 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड, याद रखिएगा, MSME को डेवलप करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन, वर्ष 2021 में 2,000 करोड़ रुपए की आवंटन के साथ बनाए गए आत्मनिर्भर भारत फंड को समर्थन देता रहेगा। अगला है कारपोरेट मित्र कैडर का विकास। इसके अंतर्गत विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कारपोरेट मित्र कैडर विकसित करने के लिए ICAI, ICSI, ICMAI जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। फैसिलिटेशन का यहाँ पे बात किया गया है। अवसंरचना घोषणाएं,
यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर घोषणाएं क्या किया गया है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि का बात किया गया है, यानी कि वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है और यह पिछले वर्ष के बजट के अनुमान लगभग 11.2 लाख करोड़ से 9% अधिक है। पिछले साल था 11.2 लाख करोड़, इससे 9% अधिक इस बार सार्वजनिक पूंजी व्यय करने का बात किया गया है। ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया है। इसके लिए समर्पित IRT स्थापित करने के जरिए CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया तेज करने का भी प्रस्ताव किया गया है। अब है यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, यानी कि पूर्वी भारत में दानकुनी जो कि पश्चिम बंगाल है से पश्चिमी भारत के सूरत जो कि गुजरात है, इसको जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गाड़ियाला स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह लगभग 2100 किलोमीटर है। यह क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया है, यानी कि पश्चिम बंगाल के दानकुनी से कहाँ को जोड़ेगा? यह गुजरात के सूरत को जोड़ देगा। इस बार के बजट में राष्ट्रीय जलमार्ग को और विकास करने पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे और इसकी शुरुआत ओडिशा के न्यू वाटरवेज 5 से होगा, जो कि तालचेर और अनुगुल के खनिज क्षेत्रों को पारादीप और धामारा बंदरगाहों से जोड़ता है। यह तो 20 नए वाटरवेज बनाने का बात किया गया है। इसकी शुरुआत ओडिशा के न्यू वाटरवेज 5 से होगा, जो कि तालचेर और अनुगुल को जोड़ देगा, यानी कि खनिज क्षेत्र पारादीप और धामरा बंदरगाह से जोड़ेगा। ये काफी ज्यादा अभी सुर्खियों में है। कितना जल क्षेत्र वाटरवेज बनाने का बात किया गया है? तो 20 वाटरवेज नए बनाए जाएंगे। अगला है अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। तटीय नौवहन का विकास करने का बात किया गया है। इसके अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया है। तो तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना तटीय क्षेत्र को विकास से संबंधित है और इस बार के बजट में जो कि पहले 6% था, अभी और बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। सी प्लेन योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन योजना शुरू की जाएगी, यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग VBG योजना शुरू की जाएगी। साथ ही साथ सी प्लेन के स्वदेशी विनिर्माण को भी यहाँ पे प्रोत्साहन किया जाएगा। जब से मोदी सरकार आया है तब से मेक इन इंडिया का बात कर रहा है और अपने देश के उत्पादों को वो ज्यादा प्रमोट करने का भी बात कर रहा है। इस बार के बजट में भी वह चीज दिखाई जा रहा है। अब है प्रशिक्षण संस्थान पे जोर दिया जाना, यानी कि जलमार्गों के लिए आवश्यक जनशक्ति मैन पावर विकसित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किए जाएंगे। अगला है 5वां पॉइंट, दीर्घा अवधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण, यानी कि कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अगले 5 वर्षों की अवधि हेतु 20,000 करोड़ रुपया आवंटन किया जाएगा। यानी कि कार्बन टैक्स उपयोग और भंडारण के लिए कितना रुपया दिया जा रहा है? 20,000 करोड़ रुपया इस बार आवंटन किया जा रहा है। छठा, शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास, यानी कि प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु 5,000 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकास किए जाएंगे। कितना? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि मुंबई पुणे को जोड़ेगा। पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच में यह हाई स्पीड ट्रेन चलेगा। वित्तीय स्थिरता, समावेशी विकास और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के लिए
बैंकिंग विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठन करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को फिर से पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन, इसके अंतर्गत बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपया का प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव इस बार के बजट। आगे चलते हैं। दूसरा कर्तव्य क्या कहता है? लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता निर्माण पर जोर देना। इसके अंतर्गत विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के लिए शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमिता पर एक उच्च अधिकार प्राप्त अस्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है और यह निर्णय वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचा करके उसे एक अग्रणीय राष्ट्र के रूप में बनाना है। इसके लिए विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करना है। इससे संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर यानी कि AHP के प्राथमिक प्रशिक्षण हेतु वर्तमान संस्थाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सरकारी तथा निजी क्षेत्र में नए AHP संस्था की स्थापना किया जाएगा। साथ ही अगले 5 वर्षों के भीतर कार्यबल में 1 लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। पॉइंट, वृद्धों की देखभाल, स्वास्थ्य से संबंधित और उससे जुड़ी सेवाओं को समाहित करते हुए सशक्त देखभाल परिवेश तैयार किया जाएगा और अगले कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आयुष। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नयन करने, अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने, पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन करने का प्रस्ताव है। कहाँ पे? जामनगर। इस पॉइंट को विशेष तौर से याद रखिएगा, जामनगर में। है पशुपालन। सरकार 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। साथ ही निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञों और पैराशूट शल्य महाविद्यालयों, पशु अस्पतालों, नैदानिकी प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबंध पूंजीगत सब्सिडी योजना भी शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है इस बजट में। इस पॉइंट है ऑरेंज इकोनॉमी, यानी कि इस बार के बजट में ऑरेंज इकोनॉमी पे बल दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का बात किया गया है। कितना? तो 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 महाविद्यालय। याद रखिएगा, 15,000 और 500 पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पुनः पूछा जा सकता है। अगला, शिक्षा का बात किए तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप। सरकार 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करेगी और ये टाउनशिप प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास बनाई जाएगी ताकि शिक्षा और उद्योग के बीच सीधा संबंध स्थापित हो सके। है महिला छात्रावास। वायबिलिटी गैप फंडिंग, पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित आवास प्रदान कर उस शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन को लेकर के। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थानों के रूप में इसे स्थापित करने का प्रस्ताव इस बार के बजट में किया गया है। गाइडों का प्रशिक्षण। एक पायलट योजना के तहत 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा और यह IIN के सहयोग से 12 सप्ताह का एक उच्च गुणवत्ता वाला हाइब्रिड पाठ्यक्रम होगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, यानी कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना इस बार के बजट के माध्यम से किया जाएगा। अगला है विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में। लोथर, धौलावीरा, राखीगढ़, आदिन, चन्नू, सारनाथ, हस्तिनापुर
और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवात्मक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकास करने का बात किया गया है इस बार के बजट में। साथ ही खेल से संबंधित बात भी किया गया है। अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन अगले 4 चरणों को शुरू करने का प्रस्ताव है। तो खेलो इंडिया मिशन 2026-27 के बजट में इसके 4 चरणों का शुरू करने का बात किया जा रहा है। तीसरा कर्तव्य का बात करते हैं, यह है सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्र को लक्षित करके प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें पहला है किसानों की आय में वृद्धि करना। इसके लिए किसानों की आय में वृद्धि के लिए मत्स्य पालन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन और उच्च मूल्य की वाली कृषि को प्रोत्साहन पर यहाँ पे बल दिया जा रहा है। साथ ही उच्च मूल्य वाली कृषि पे भी बल दिया जा रहा है। जैसे सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को समर्थन देगा, जैसे तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए सहायता प्रदान करेगा। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना भी प्रस्तावित है इस बार के बजट में। पूर्वोत्तर में अगर अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों की खेती करने का प्रोत्साहन इस बार के बजट में किया गया है। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का भी प्रस्ताव है इस बार के बजट में। भारत विस्तार यानी कि वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म हुआ भारत विस्तार का। इसके अंतर्गत केंद्रीय बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि बहुभाषीय AI टूल है। इसे AI प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज के साथ एग्री स्टेक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण, इसके लिए सरकार इस बार दिव्यांग जन के लिए दिव्यांग जन कौशल योजना शुरू किया है, जो IIT, AVGC, हॉस्पिटलिटी और खाद्य एवं पेय क्षेत्रों में कार्य उन्मुख और प्रक्रिया संचालित भूमिकाएं के अवसर प्रदान करने का बात किया गया है। साथ ही तीसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए प्रतिबद्धता। इसके लिए उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निमहांस 2 की स्थापना की जाएगी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी कि इसी साल जो रिसेंट एग्जाम है निमहांस, ये किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, तो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निमहांस की स्थापना की जाएगी। रांची और तेजपुर में स्थित वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है पूर्वोदय राज्यों और उत्तर पूर्व क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। इस बार के बजट में दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारों का विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण और 4000 ई-बसों के संचालन का प्रस्ताव भी इस बार के बजट में किया गया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना प्रस्तावित है। 16वां वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया है। याद रखिएगा कितना, 1.4 लाख करोड़ रुपया ये जो 16वां वित्त आयोग है उसके अनुरूप देने का बात किया है। अब हम बजट भाषण खंड 2 देखते हैं। इसमें क्या है तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित बात किया गया है, यानी कि नया आयकर अधिनियम क्या है तो इसके अंतर्गत नया आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा नया आयकर अधिनियम 2025। ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए फॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि आम नागरिक आसानी से उसका अनुपालन कर सके। क्या बात कर रहा है तो आयकर अधिनियम जो 2025 है उसके बारे में कह रहा है कि जो नया फॉर्म है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कॉमन व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। जीवन जीने की सुगमता, किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम
द्वारा अधिनिर्णित ब्याज की आय पर आय कर से छूट दी जाएगी और इस मद में स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा। तीसरा पॉइंट है टीसीएस को तर्क संगत बनाना, यानी कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करके 2% करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला है सरलीकृत टीडीएस योजना। इसके अंतर्गत मानव श्रम आपूर्ति के लिए सरलीकृत टीडीएस प्रावधानों से श्रम गहन कारोबारियों को क्या होगा, तो लाभ है। छोटे करदाताओं के लिए नए कर व्यवस्था, इसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रियाओं से कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण पत्र करना संभव हो सकेगा। अगला है प्रपत्र 15G और 15H की सुविधा। इसके अंतर्गत करदाताओं की सुविधा के लिए डिविडेंड और निवेश से संबंधित प्रपत्र 15G अथवा प्रपत्र 15H स्वीकार करने के लिए डिपोजिटरीज को सिंगल विंडो के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव इस बार के बजट में किया गया है। अगला पॉइंट है संशोधित रिटर्न की समय सीमा। इसके अंतर्गत संशोधित रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा को मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 13 दिसंबर से बढ़ा करके 31 मार्च करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कर रिटर्न का जो बात किया गया है, यानी कि कर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग समय सीमा का प्रस्ताव किया गया है। टीडीएस कटौती, किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती की जाएगी और इसके लिए निवासी क्रेताओं के पैन आधारित चालान के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी जाएगी, जिससे टैन की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी संपत्ति घोषणा। छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी आय या संपत्ति की घोषणा करने के लिए एक मुश्त 6 महीना की छूट देने की योजना किया गया है। अगला है तार्किक सुधार, जुर्माने और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया जाएगा। अगला सुधार है एकीकृत प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आईटी आकलन और जुर्माने की कार्यवाही को समान रूप से एकीकृत करने का प्रस्ताव है। और तीसरा है यहाँ पे रिटर्न अपडेट। इसके अंतर्गत करदाताओं को अपनी पुनः आकलन की कार्यवाही के बाद रिटर्न अपडेट करने की अनुमति दे दी जाएगी। तो ये क्या है, तो बजट भाषण बी जो है उसके अंतर्गत कई सारे लॉलीपॉप पॉलिसी दे करके लोगों को खुश करने का काम किया गया है। अतिरिक्त कर छूट, इसके अंतर्गत आय का गलत विवरण देने पर अतिरिक्त आय पर कर के भुगतान के साथ जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से छूट दी जा सकेगी। इसके अलावा मुकदमेबाजी की रूपरेखा, यानी कि आयकर अधिनियम के तहत मुकदमादी में निपटारे की रूपरेखा को अधिक सरल और तार्किक बनाया गया है। कुल मिला के जितना भी एक मानव को मानव होने के नाते, टैक्स पेयर को टैक्स पेयर होने के नाते एक सहूलियतें दी जानी चाहिए, वह इस बार के बजट में बहुत ही आसान से दिए जाने का भी प्रस्तावित किया गया है। अगला है सहकारिता पर बल। इसके अंतर्गत दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति में लगी प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को पहले से उपलब्ध कटौती का विस्तार अब पशुचारे और बिनाइले की आपूर्ति करने वाले तक भी किया गया है। साथ ही किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में दिए गए उसके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव है। पॉइंट है भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रियाओं, आउटसोर्सिंग सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित सेवाओं 15.5% के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के तहत आ जाएंगी। अगला पॉइंट, आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया है, जो कि पहले 300 करोड़ था, अब कितना हो गया है, 2000 करोड़ हो गया है। एपीए में शामिल होने वाली कंपनियों को संशोधित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान की जाएगी। ठीक। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना, इसके लिए कई सारे रियायतें दी गई हैं, जैसे किसी देशी विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक कर में रियायत दी जाएंगी, जो भारत स्थित डेटा केंद्र का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान की जाएगी। क्लाउड सेवा का मतलब होता है कि एक ही जगह कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो जाना, एक तरह से एकीकृत सेवा भी कह सकते हैं। अगला है यदि डेटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित कंपनी है तो उसे लागत पर
15% सेफ हार्बर मार्जिन प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर सेवा प्रदान करने वाला कंपनी है तो उसको कितना प्रतिशत तक मार्जिन दिया जाएगा? 15% तक, याद रखिएगा। कर प्रशासन को सरलीकृत करने का बात किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों में ही आय परिकलन और प्रकटीकरण मानकों की अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त परिसमिति गठित की जाएगी और वित्त वर्ष 2027-28 से आय परिकल्पना और प्रकटीकरण मानकों पर आधारित पृथक लेखांकन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो अलग अलग लेखांकन होता था उसको क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। प्रस्ताव है जैसे बायबैक के कराधान में परिवर्तन इसीलिए लाया गया है ताकि परिवर्तकों द्वारा बायबैक मार्ग के अनुचित उपयोग को रोका जा सके। अब बायबैक को कारपोरेट प्रवर्तकों के लिए 22% और गैर कारपोरेट प्रवर्तकों के लिए 30% की प्रभावी दर से कैपिटल गेन टैक्स रूप में कर योग बनाया गया है। साथ ही एल्कोहल युक्त शराब, स्क्रैप, खनिजों से विक्रेताओं के लिए टीसीएस की दरों को तर्कसंगत बनाने हेतु 2% किया जाएगा। साथ ही तेंदू के पत्ते पर टीसीएस की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वायदा सौदा पर एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसको बोलते हैं। इसकी दर 0.02% से बढ़ा करके 0.05% कर दिया गया है। वहीं पे विकल्प कारोबार में प्रीमियम और एक्सरसाइज दोनों पर एसटीटी की मौजूदा दर 0.1% से 0.12% बढ़ाकर 0.15% कर दिया है। मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है, इसीलिए 1 अप्रैल 2026 से कोई नया मैट क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15% की मौजूदा मैट दर को कम करके 14% किया गया है। तो यानी कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो कि 15% था, अब कितना किया गया है? 14%। तो ये था प्रत्यक्ष कर। अब हम अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो कई सारा बात है, जैसे शुल्क सरलीकरण, यानी कि समुद्री, चमड़ा और वस्त्र उद्योग में निर्यात शुल्क, सी फूड उत्पादों में प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट घटकों के लिए शुल्क मुक्त निर्यात की सीमा को FOB वैल्यू के मौजूदा 1% से बढ़ाकर 3% किया गया है। साथ ही चमड़ा अथवा सिंथेटिक फुटवियर के निर्यात के लिए उपलब्ध शुल्क मुक्त आयात की सुविधा उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट सहायक उत्पाद के लिए भी अनुमति प्रदान कर दिया गया है। तो जब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इतना डीप में नहीं जाता है। क्वेश्चन कहेगा कि अप्रत्यक्ष कर के कौन कौन हेड्स हैं, प्रत्यक्ष कर के कौन कौन हेड्स है, और छोटा छोटा वहां पे पॉइंट बना के क्वेश्चन देगा। जैसे कि दे देगा कि आयकर बढ़ा है, दूसरा दे देगा जीएसटी बढ़ा है, तीसरा दे देगा कि मैट बढ़ा है, बाबू मैट घटा है, 15 से कितना हो गया है? 14 हो गया है। तो बेसिक बात ही एग्जाम में पूछता है, बहुत डिटेल, लेकिन पढ़ना तो सब है ना हो, तब ना आप ज्यादा पढ़िएगा तब ना दिमाग में कम टिकेगा। तो इसीलिए इसको देखना है। अब ऊर्जा संक्रमण एवं सुरक्षा, ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जैसे कि बैटरी निर्माण के लिए लिथियम आयन सेलों के उत्पादन हेतु उपयोग में आने वाली पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क से छूट प्रदान किया जाएगा। तो यही याद रखना है, सीमा शुल्क कौन सा टैक्स? तो अप्रत्यक्ष टैक्स। कौन सा टैक्स? अप्रत्यक्ष टैक्स। सोलर ग्लास के निर्माण एवं इस्तेमाल हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आधार पर मूलभूत सीमा शुल्क से छूट मिलेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, ये साइंस का क्वेश्चन बनेगा कि सोडियम सोलर ग्लास जो है जिसको सनरूफ बोलते हैं, उसमें कौन सा कंपोनेंट्स रहता है? तो सोडियम एंटीमोनेट। अब ये नया टर्म है। अब कहेगा कि ये कहीं किताब में नहीं भाई साहब, यही साइंस का क्वेश्चन बनेगा वहां पे। अब क्या है? सोडियम एंटीमोनेट एक क्या है? तो सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला कंपोनेंट है जो सोल की दक्षता में वृद्धि करने का काम करता है। तो यही क्वेश्चन पूछता है, कितनों पढ़ लीजिएगा, काम नहीं होगा जब तक कि आपका माइंड एक्टिवेट नहीं होगा। तो सोडियम एंटीमोनेट क्या है? सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला कंपोनेंट्स है। अगला है न्यूक्लियर पावर, यानी कि न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर लगने वाला मूलभूत सीमा शुल्क की छूट को 2035 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, अगला है महत्वपूर्ण खनिज।
तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है जो कि 4 राज्यों से होकर गुजर रहा है, सरकार उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर जिसके पास रेयर अर्थ कॉरिडोर ज़्यादा होगा, यकीन मानिए उसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दक्षता ज़्यादा होगी। अगर किसी देश के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दक्षता अधिक है तो यकीन मानिए वह देश बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि दुनिया का सबसे धनिक आदमी एलन मस्क है, और वो कौन काम करता है तो स्पेस एक्स का मालिक है और स्पेस स्टेशन बनाने का काम करता है। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही पावर है आज के समय में, ठीक, बिग जायंट है। यानी कि महत्वपूर्ण खनिज के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्रियों के आयात पर लगने वाले मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। भाई साहब, जब छूट दीजिएगा तब ना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएगा। अगला है बायोगैस मिश्रित सीएनजी। इसके अंतर्गत बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के समय उसमें मिश्रित बायोगैस के मूल्य पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये क्या है बाबू? यह अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, असैनिकी प्रशिक्षण और अन्य विमानों के निर्माण के लिए आवश्यक कल पुर्जों और मूलभूत सीमा शुल्क में क्या किया जाएगा तो छूट दिया जाएगा। साथ ही रक्षा क्षेत्र की इकाइयों द्वारा रख रखाव, मरम्मत अथवा अन्य आवश्यकताओं में इस्तेमाल की जाने वाली विमानों के पुर्जों के निर्माण हेतु आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दिए जाएगा। तो कुल मिला के बात यह कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय सीमा शुल्क है, उसमें लिवरेज दे रहा है। यही क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या हो रहा है, हम कम कर रहे हैं, सीमा शुल्क हम कम कर रहे हैं। कम कर क्यों रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा निवेश को गेन करने के लिए हम कम कर रहे हैं। अब है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि माइक्रोवेव ओवन के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष पुर्जों पर मूलभूत सीमा शुल्क में क्या किया जाएगा? छूट दिया जाएगा। अब जैसे देखिए, अभी गैस सिलेंडर का जो किल्लत हुआ था, तो देखते हैं यह जो ओवन है, इलेक्ट्रिकल ओवन, उसका बिक्री कितना, जगह क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, कितना बेहताशा वृद्धि हो गया है। जिसको 600 में कोई नहीं पूछता था, 6000 तक रेट पहुंच गया था। ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको क्या बोलते हैं? सेज। क्या बोलते हैं बाबू? इसको सेज बोलते हैं। इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र से लेकर के घरेलू टैरिफ क्षेत्र में पात्र विनिर्माण संयंत्रों द्वारा विक्रय की सुविधा हेतु एक विशेष एक बारी उपाय का प्रस्ताव किया गया है, और ऐसे विक्रय की मात्रा उसके निर्यात के निर्धारण अनुपात सीमा तक होगी, जिसके लिए रियायती दरों पर प्रस्ताव किया जाएगा। ये नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है, केवल याद रखिए होता क्या है सेज, ये समझिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे कि अभी बक्सर में निर्माण किया जा रहा है, बक्सर में क्या करेगा, एक एरिया होगा, जैसे अभी मुसल्लापुर हाट का इलाका है तो वहाँ पे सब्जी बिकता है, अब बाकरगंज में इलेक्ट्रॉनिक का सामान बिकता है, तो ये जो स्पेशल जोन होगा उसमें स्पेशल तरह के प्रोडक्शन होंगे, उसी को सेज बोला जाता है। ठीक, जीवन की सुगमता के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? मात्र 10% किया गया है। कैंसर के उपचार के लिए दवा, 3 दवा का नाम दिया है। एक को बोलते हैं ट्रांसटूबैम, दूसरे को बोलते हैं डेक्सटूकैन, और तीसरे को बोलते हैं ओस्मोमेटनिब। ये सभी क्या है? दवाई का नाम है। इसको क्या कर दिया गया है? तो सीमा शुल्क से पूरा तरह से मुक्त कर दिया गया है। अब क्वेश्चन बोल देगा कि ट्रांसटूबैम ये क्या है? यह एक प्रकार का कैंसर का दवा है। डेक्सोटैक्सन ये क्या है? ये कैंसर की दवा है। ओसिमेट्रिनिब और दुर्बाबेलुमब ये क्या है? ये सभी के सभी कैंसर के दवाएं हैं, याद रखिएगा। दुर्लभ बीमारियों की सूची में 7 अतिरिक्त असाध्य रोगों को जोड़ा गया है। असाध्य रोग का मतलब वह होता है जो जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अब जैसे हमारे यहाँ एक बिहार का बच्चा पैदा हुआ था, वो जन्म के साथ ही असाध्य रोग से ग्रसित था, तो बिहार सरकार उसके लिए अलग योजना लाया है, केंद्र सरकार उसके लिए अलग योजना लाया है, और इसके अंतर्गत उसको दवाई दिया जाएगा, और उसको जो दवाई होगा उस पर सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा सरकार जो है वो लोक लुभावन काम करता है और उसमें मैक्सिमम लोगों की मैक्सिमम खुशी का बात करता है, तो सीमा शुल्क पे छूट दे रहा है। अगला है सीमा शुल्क सरलीकरण की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा वस्तु की आवाजाही को सुगम और त्वरित बनाया जाएगा और मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम किया जाएगा।
इसके अंतर्गत विश्वास आधारित प्रणाली बहाल किए जाएंगे, जैसे कि AIO टीयर 2 और टीयर 3 के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लिए शुल्क भुगतान की स्थगन अवधि 15 दिन से बढ़ा करके 30 दिन कर दिया है, और पात्र निर्माताओं और आयातकों के लिए भी समान शुल्क स्थगन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। सीमा शुल्क के अग्रिम नियमों की वैधता को 3 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है, और कार्गों की शीघ्र निगरानी हेतु अधिमान उपचार के लिए एक सरकारी एजेंसी द्वारा AEO प्रमाण को बढ़ावा दिया जाएगा। यह सभी जितना भी लॉलीपॉप चीज होगा वह सरकार करेगी, क्योंकि जनता का मैक्सिमम हित चाहता है सरकार। हमारा लोकतांत्रिक देश है इसीलिए। इसके अलावा जिन वस्तुओं के आयात के लिए किसी विशेष अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए विश्वास आयातकों का प्री अराइवल व्हील ऑफ एंट्री दाखिल करने पर माल के पहुंचते ही निकासी की औपचारिकता स्वतः पूरी हो जाएगी, और सीमा शुल्क भंडारण को अब स्वघोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक केंद्रित प्रणाली में बदल दिया जाएगा। तो यह जो है यह सभी के सभी किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, यानी कि सीमा शुल्क में कमी किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है? तो सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रख करके, क्या ध्यान में रख करके? तो जो बीमारी कैंसर का है, जो ऐसा डिजीज है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, उन सबों को सुधार के लिए सरकार सीमा शुल्क में दवाइयों में कटौती कर रहा है। व्यापार सुगमता का बात करें तो विभिन्न सरकारी एजेंसियों में कार्गो समाशोधन की मंजूरी प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकीकृत डिजिटली विंडो के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा। साथ ही खाद्यों, औषधियों, पौधों, पशुओं और अन्य वन्य जीव उत्पादों की संशोधन प्रक्रिया, जो कि प्रतिबंधित कार्गो का 70% हिस्सा है, को अप्रैल 26 तक पूरी तरह संचालित कर दिया जाएगा। जिन वस्तुओं के लिए किसी विशेष अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कर पूरी तत्काल ही समावेशित किया जाएगा, और सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एक एकीकृत और मानवीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली अगले 2 वर्ष के रूप में वो शुरू की जाएगी। वही कई सारा काम किया। अब निर्यात की अगर बात करें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमी जोन अथवा गहरे समुद्र में भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। विदेशी बंदरगाहों पर ऐसे मछली उतारने के निर्यात वस्तु के रूप में माना जाएगा। ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच होगा। ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में पहुंच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कुरियर निर्यात हेतु निर्धारित प्रति खेप 10 लाख रुपए की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि पहले जो है मछली का निर्यात करता था तो उस पर पैसा लगता था, अब वो क्या किया है? खत्म कर दिया है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सुगम निकासी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान समान निकासी से जुड़े प्रावधान के संशोधन का प्रस्ताव किया गया, और संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधित वास्तविकताओं के अनुरूप शुल्क मुक्त भत्ते की वृद्धि होगी। विवादों का समाधान के लिए सभी बकाया करों का भुगतान करके विवाद का समाधान चाहने वाले ईमानदार करदाता अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2026-27 के विभिन्न योजनाओं में जो खर्च है वो टॉप 4 मद है, जैसे कि BVG रामजी, यानी कि मनरेगा का नाम बदल दिया है, और इसके लिए 95,692 करोड़ दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ रुपया, PM किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपया, PM आवास के लिए 54,917 करोड़ रुपया दिया गया है। बजट 2026-27 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय किया गया है। परिवहन के लिए 5,98,520, रक्षा के लिए 5,94,585, ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़, गृह मामलों के लिए 2,55,234 करोड़ रुपया, और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपया व्यय करने का बात किया गया है। अगला है बजट 2026-27 का विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित किया गया व्यय। रक्षा मंत्रालय को 7,84,678 करोड़ रुपया दिया गया है। सड़क एवं परिवहन मार्ग मंत्रालय को यहाँ पे 3,09,700 यानी कि 75 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके आगे हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा रेलवे मंत्रालय को 2,81,377 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। तो यह था हमारा कुल मिला के बजट का कंप्लीट एनालिसिस। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मन लगा के पढ़िए
और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।